जैसा स्टूडेंट आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो आपका कांछा 40 में आएगा और आपका बोर्ड का एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो आपका वह रेटिना कहलाती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना क्या होता है? आप लोग देखते हो आंख में जो काला टाइप का होता है ना, उसी को बोलते हैं रेटिना। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम आपका अनंत है। अधिकतम आपका क्या है? अगर आपका प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न अगर बोलेगा अधिकतम तो आपका अधिकतम के लिए हो जाएगा अनंत। अगर न्यूनतम बोलता तब आपका होता 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम के लिए आपका आंसर होगा अनंत। अगला प्रश्न क्या है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है समतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस द्वारा, समतल दर्पण इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका सेंस होगा यहाँ पर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि आंख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का लगा होता है। अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जो बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसी को बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। देखिए आपका दृष्टिपटल और रेटिना दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि हम लोग दृष्टिपटल को याद करें कि रेटिना को याद करें। तो आपका दोनों होता है, दृष्टिपटल रेटिना दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है, समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो आपका ऐसा हो पाने का कारण आपका ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट बिंदु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में आपका होता है दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। समझे? क्या आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। अगला प्रश्न क्या है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो किसी नेत्र का निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु या न्यूनतम बिंदु या तो न्यूनतम दूरी, तो आपका सभी का सभी होगा 25 सेंटीमीटर। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? तो आपका यह कहलाता है, आपका आंसर है पारितारिका। अगला प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परावर्तित द्वारक की भांति यानी द्वारक की तरह कार्य करती है, वो है आंख की पुतली। अगर कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे लोग पारितारिका कहते हैं। अगला, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यही आपका है कारण। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो आपका सेंसर होगा अवतल लेंस का व्यवहार होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो सेंसर होगा परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है, तो आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो आपका जरा दूरदृष्टता दोष में अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग होता है। आधा उत्तल होता है उसमें, आधा अवतल होता है चश्मा में। नेत्र गोलक का व्यास होता है, तो सेंसर का 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो वह पतली बन जाती है, इसका कारण क्या है? बड़ी सामान्य रहती है, तो आपका सही आंसर है छोटी बन जाती है, इसकी वजह से वो पतली हो जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो मंद प्रकाश की शिथिलता में आपका हो जाएगा आंसर परितारिका। अगला प्रश्न देखिए, पटल एक
कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो सेंसर होगा प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्या है, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पचमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार कैसा जाता है? तो यहाँ पर आपका गोल हो जाता है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं किसको? देखिए आप लोग पहले पर देखिए कि निकट की वस्तुओं किसके कारण से हो रही थी, वहाँ तो गोल हो रही थी आँख की गोलक। अब यहाँ नेत्र गोलक की गोल होना है तो हम लोग क्या देखते हैं? तो निकट की वस्तु देखने के लिए आँख की जो गोलक है वो गोल हो जाती है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है? तो देखिए आपका 1/16 सेकेंड तक यहाँ बना रहता है। आपका यहाँ प्रिंटिंग गलत है, 1/16 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दृष्टि निर्बल सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र परिप्रेक्षण में। चलचित्र मतलब होता है फिल्म, जो फिल्म देखते हैं ना, फिल्म का जो अथी होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा चलचित्र परिप्रेक्षण में। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो आपका वहाँ पर है परितारिका। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ यानी आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, इसका दोष क्या है? तो आपका यहाँ जरा दृष्टि दोष है। आयु जैसे जैसे बढ़ता है वैसे आपका संवेदन क्षमता घटते जाता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको बोलता है जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है? तो अबिंदुकता में गोलीय पूरा नहीं होता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस होता है? तो आपका वहाँ पर बेलनाकार लेंस होता है। दोष रहित क्षेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी कोई वस्तु आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि परिसर इसके बीच को कहते हैं। 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दृष्टि परिसर। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र 2 हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो 180 डिग्री। शिकार करने वाले जंतुओं को दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो उसका हो जाता है यहाँ पर अधिकतम। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी जहाँ मिले वहाँ को सीधा मारिए 25 सेंटीमीटर, अधिकतम बोले तो आनंद मारिए। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके। अगला प्रश्न क्या है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए यहाँ पर दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद किसको कहते हैं? तो कभी कभी देखिएगा कि किसी का आंख में जिसका क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना आँख का, वो दूधिया हो जाता है और थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। जरा दूरदृष्टि क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पचमावी द्वारा, परितारिका द्वारा। पचमावी द्वारा किया जाता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा तो होगा 150 डिग्री। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? द्विविमीय चपटा दिखता है, जिसका एक आंख अच्छा रहेगा, मान लो एक आंख ये नहीं है तो उस तरह के में उस व्यक्ति को संसार कैसा दिखेगा? तो द्विविमीय चपटा दिखेगा। हमारे 2 आंख सिर पर स्थित है, हमें वस्तु क्या दिखता है? त्रिविमीय, 3D में दिखता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में। तो सेंसर का विद्युत सिग्नल में करता है। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष। तो आपका इनमें से सभी तीनों उम्र वाले व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो आंसर होगा आपका 4 से 6 घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग, दमे का रोगी, इनमें से सभी। तो आपको देखिए बी एवं सी दोनों। बाकी संक्रामक रोग वाला व्यक्ति दान नहीं कर सकता, लेकिन मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी दान कर सकता है। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति जो नेत्र दान नहीं कर सकते? एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित। तो सही आंसर देख लीजिए, एड्स से पीड़ित। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? तो 3.5 करोड़। अभिनेत्र लेंस की वह
क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती कहलाती है। वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर रही है, इसलिए आपका यहाँ पर कहलाएगी समंजन क्षमता। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। अगला, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या है? तो बैगनी होती है। शुरू में बैगनी निकलता है और वो सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी। प्रकाश का एक झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इसलिए वो क्या कहते हैं? तो वो कॉर्निया, उस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या है? तो सभी रंगों से कम है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तो कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं चूजे के दृष्टिपटल में नहीं होती है। किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? तो वहाँ पर प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश पुंज को परिकीर्णन करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव इस प्रकार इस तरह का जो होता है कंडीशन, इस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। परिकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिकिरण करने वाले कणों पर साइजों पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, यही आपका गुण निर्भर करता है। प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर काला प्रतीत होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, तो आंसर होगा 2। जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक दोनों। तो आपका आंसर होगा प्राथमिक कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटाकार, घनाकार। तो आंसर होगा यहाँ पर चपटा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगते हैं और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है, सभी दशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिकिरण कहा जाता है। दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम किरण पुंज गुजरने पर दूध की परिकिरण होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा आपका लाल का। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न भागों के प्रकाश के लिए क्या होता है? तो अलग अलग होता है, विभिन्न भागों के लिए अलग होता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी के लिए सबसे अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम है? तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलट कर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो सही आंसर होगा श्वेत रंग प्राप्त होगा। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों का विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग एक ही तरंगदैर्घ्य है। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, उस वस्तु का वर्ण होगा लाल। नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो आपका आंसर होगा काला दिखेगा। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है, क्योंकि यह परावर्तित करती है हरे वर्ण को। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। यहाँ पर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा। तो आंसर होगा लाल, नीला, हरा तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में लाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर वर्ण प्राप्त होता है। तो आंसर होगा ए एवं बी, यानी मिश्र वर्ण प्राप्त होता है, मैजेंटा प्राप्त होता है, श्याम प्राप्त होता है, नीला प्राप्त होता है। नीला तथा हरा प्रकाश को मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश वर्ण प्राप्त होगा? तो आपका आंसर होगा श्यान। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लाल, नीले के लिए मैजेंटा हो जाएगा। और लाल तथा जब हरा मिलेगा, लाल और हरा मिलेगा तो यहाँ पर आपको पीला रंग उत्पन्न करेगा। अभिनेत्र लेंस से वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो पश्चिमावी पेशियों द्वारा होता है, आप लोग जानते होंगे। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में किन व्यक्तियों को देता है? जो वर्नाद है, जो वर्नाद नहीं, तो जो वर्नाद नहीं उसी उन्हीं को लाइसेंस यहाँ पर दिया जाता है। परावैंगनी प्रकाश तरंगदैर्घ्य अत्यंत कम में वस्तुओं को देखना कठिन है कि आसान है? तो यहाँ पर कठिन है। जब तरंगदैर्घ्य कम रहेगा तो देखना कठिन है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो होगा सेंसर टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करती है? तो सेंसर होगा नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? आई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसलिए आपका निर्गत कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होंगे। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। इंद्रधनुष किस रंग का किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश की प्रदर्शित करती है। अधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुमान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो सेंसर होगा काला दिखता है। अगला है, जब वायुमंडल से होकर पर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि वायु, ऑप्शन नंबर बी सेंस है यहाँ पर, वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की अधिकता प्रबलता से परिकीर्णन होता है। जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस के त्रिज्या में क्या परिवर्तन आती है? तो फोकस दूरी वहाँ पर घट जाती है। अगला, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पर प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। आकाश नीले क्यों दिखता है? क्योंकि धूल कणों जलवाष्प से रहित होता है। यदि परिकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक हैं तो परिकीर्णित प्रकाश होगा श्वेत। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं? विचलन कोण। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर सेंसर होगा अवक्षेपण, विक्षेपण, परिक्षेपण, तो सेंसर होगा विक्षेपण। किसी प्रिज्म को 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म का कोण कहते हैं। किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश एक पर्दे पर ले जाए 2 रंगों को बैंड को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देते हैं तो वहाँ पर लाल दिखाई देते हैं। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो सेंसर का बैगनी रंग की झुकाव अधिक है। इस तरह से आपका हुआ चैप्टर यहाँ पर द एंड। अगली चैप्टर में आपको विद्युत धारा का पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा MCQ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका आकांक्षा फोटो का एग्जाम अच्छा जाए, आपका बोर्ड एग्जाम का अच्छा जाए। और कमेंट में कीजिए कि आपको किस तरह की परेशानी हो रही, कौन कौन फॉर्म भरे हैं आकांक्षा फोटो का, वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।